लाइव है। नमस्ते मेरे भाई, कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी लोग। और मैं आपके सामने हाजिर हूं सिमिलरिटी के आज की क्लास में हाई लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है जी, सिमिलरिटी हम पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 66, बताइए मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है इस सवाल का। आपके सामने है सवाल है, ट्राइंगल एबीसी में एसी 8.4, बीसी 14 है, पी ए बी पर एक पॉइंट है, सीपी 11.2, एसीपी एंगल बी के बराबर है, बीपी की लंबाई क्या होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी। स्टूडेंट, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी। सवाल में कहा है एसी 8.4, सवाल में कहा गया एसी 8.4 सेंटीमीटर और बीसी 14 सेंटीमीटर। एसी 8.4 सेंटीमीटर, बीसी 14 सेंटीमीटर। पी ए बी पर एक पॉइंट है, ए बी पर एक पॉइंट पी है इस तरीके से। क्लियर। तो ए बी पर एक पॉइंट पी है इस तरीके से कि सवाल के अनुसार सीपी की लंबाई 11.2 है, सीपी की लंबाई 11.2 सेंटीमीटर है। एंगल एसीपी एंगल बी के बराबर है। एंगल एसीपी यानी कि ये वाला जो एंगल है थीटा, ये एंगल बी के बराबर है, ये एंगल बी थीटा है, ये बोला है। आपसे पूछा है बीपी की लंबाई क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी, बीपी की लेंथ आपसे पूछा है, बीपी। यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ, ये दिस लेंथ आपको बीपी बताना है, ये वाली लेंथ आपको बतानी है। बताओ कैसे होगा। ट्राइंगल एबीसी में ये एबी पर पॉइंट पी है, ये थीटा है, ये थीटा, ये 14 है, 8.4, 11.2। वैसे आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पर डिवाइड भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2.8 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसे चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसी कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। बताओ कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, कौन से दो ट्राइंगल यहां पे सिमिलर हैं। सिमिलरिटी लगेगी, ये थीटा, ये थीटा। प्री का पूछा सवाल, बहुत हैवी क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर ये थीटा आ रहा है ट्राइंगल एसीपी में, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये थीटा आ रहा है सर इस ट्राइंगल एसीपी में, एसीपी में ये थीटा आ रहा है। और ये थीटा आ रहा है मेरे दोस्तों इस नीचे वाले ट्राइंगल में, ये थीटा लेकिन बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। ये थीटा जो है ये पूरे बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है थीटा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर। ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ये पिंक वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ग्रीन वाले ट्राइंगल में और पिंक वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, ये एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। पूरे बड़ा वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ये थीटा, ये कॉमन है। तो ये इसका तीसरा एंगल हो गया मेरे प्यारे भाई, और ये बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल हो गया, ये बड़े वाले ट्राइंगल का तीसरा एंगल हो गया। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात को समझे, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, ये पिंक वाला ट्राइंगल सिमिलर हैं। और जब सिमिलर है मेरे दोस्तों तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये थीटा ये कॉमन है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका तीसरा ये है, बड़े वाले का तीसरा ट्राइंगल ये है। हमें निकालना है बीपी, बीपी पे ध्यान देना है, बीपी की लंबाई आपसे निकालनी है। ठीक, चले क्या करें बेटा। छोटे ट्राइंगल में ब्लैक एंगल के सामने 11.2 है, छोटे ट्राइंगल में ब्लैक एंगल के सामने, एंगल ए के सामने 11.2 है, 11.2। और बड़े ट्राइंगल में एंगल ए के सामने 14 है, बड़े ट्राइंगल में एंगल ए के सामने 14 है, बराबर किसके बराबर है। छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने एपी है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने एपी है।
बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 8.4 है, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने 8.4 है, 8.4। यहां से तो एपी आ जाएगा, बीपी तो आया नहीं, आपको बीपी निकालना है और सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, और भी सिमिलरिटी। छोटे ट्रायंगल में ये ब्लैक है, छोटे ट्रायंगल में कलवा एंगल है 3 डॉट, छोटे ट्रायंगल में 3 डॉट के सामने 8.4 है, छोटे ट्रायंगल में 3 डॉट के सामने 8.4 है, और बड़े ट्रायंगल में 3 डॉट है 1 2 3, इसके सामने बड़े ट्रायंगल में ए बी है, बड़े ट्रायंगल में ए बी है, ए बी। नाउ आई हैव टू सॉल्व, बताए बेटा। तो ये आ जाएगा 14 8 112 0.8 आ जाएगा, 0.8 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 8 4 की 0.8 में गुणा, तो एपी की जो लंबाई आ जाएगी मेरे प्यार भी 8.4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 में, अट्टू मट्टू 64 8 चौक 32, 640 और 32 672, 6.72। तो एपी की लंबाई 6.72 आ गई, 6.72 एपी की लंबाई। एबी की लंबाई क्या आएगी भाई? भाई मैंने 11.2 को 14 से, 11.2 को डिवाइड किया 14 से, तो 14 8 112 हो गया ना, 0.8 बार डिवाइड चला गया, 0.8 बार, ये 0.8 बार डिवाइड हो गया। तो ये 8.4 की मैंने 0.8 में मल्टीप्लाई कर ली, आ गया 6.72। ए बी क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं, यहां से इन दोनों को इक्वल करता हूं मेरे दोस्तों, पहला और तीसरा को, तो ए बी आएगा 0.8 नीचे चला जाएगा, तो ए बी की जो लंबाई आएगी बेटा 8.4 डिवाइडेड बाई 0.8 हो जाएगी ए बी की लंबाई, यानी कि 84/8, 21/2, 10.5। तो ए बी की लंबाई 10.5 आ गई, 10.5। तो मेरे भाई मैंने ए से बी तक की लंबाई निकाली 10.5, एपी की लंबाई है 6.72, तो ये कितना बचेगा भाई? ये कितना बचेगा फिर? ये पूरी लंबाई ए से बी तक 10.5 है, 10.5, ये 6.72 है एपी, तो 10.5 में से आपको 6.72 माइनस करना पड़ेगा, 6.72 घटाना पड़ेगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए भाई? पूरा लेंथ है ए बी 10.5, एपी की लंबाई है 6.72, क्लियर है? अरे समझ पा रहे हो ना आप? ये 6.72 है, पूरा ए बी 10.5 है। अब 10.5 में से 6.72 घटा दीजिए, 10.5 में से 6.72 घटाओ, कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 3.28 और 0.5, 3.78 आ जाएगा। तो बीपी की लंबाई जो होगी वो 3.78 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी। डायरेक्ट पीबी कैसे किया? डायरेक्ट पीबी नहीं निकला है, हमने ए बी में से एपी घटाया है, ए बी में से एपी घटा के तब आएगा। अच्छा सवाल है। डायरेक्ट तो पीबी निकलेगा ही नहीं, डायरेक्ट तो बीपी निकलेगा ही नहीं, क्लियर है? ए बी में से एपी माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पीबी आएगा। अच्छा सवाल है, प्री के हिसाब से सवाल का लेवल काफी बढ़िया है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया 2012 में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2012। जवाब दीजिए इस सवाल का क्या आंसर है? अच्छा क्वेश्चन है। 67 नंबर। ट्रायंगल बनाया हमने आपके सामने, एक बोला है एक ट्रायंगल एबीसी की मीडियन एडी को बढ़ाया जाता है, उस पर एक परपेंडिकुलर सीएफ डाला जाता है। बी एडी के परपेंडिकुलर है, बीसी 34 है, डीएफ 8 है, तो बीई की लंबाई क्या होगी? सवाल तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। द मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज प्रोड्यूस एंड ए परपेंडिकुलर सीएफ इज ड्रॉप्ड ऑन इट। सबसे पहले मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी। ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी। सवाल में कहा गया कि ट्राइंगल एबीसी की साइड मीडियन एडी को बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल एबीसी की जो मीडियन है ये माध्यिका है, मीडियन एडी, एडी को आगे बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी को आगे बढ़ाया जाता है और उस पर एक परपेंडिकुलर सीएफ डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो पॉइंट सी से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से। डायग्राम बेहतर से बन नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डायग्राम आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये मीडियन हो जाएगा ऐसे,
ऐसे बना देते हैं। आसान सवाल है मेरे दोस्तों, मजा आएगा आपको करके। हमने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, एबीसी ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल एबीसी की मीडियन एडी को आगे बढ़ाया जाता है। ट्राइंगल एबीसी की मीडियन है माध्यिका एडी, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब ऐसी लाइन जो ट्राइंगल की साइड बीसी के दो टुकड़े करेगी। इसको आगे बढ़ाया जाता है, एडी को बढ़ाया जाता है, लिख रहा है एडी को बढ़ाया जाता है। एडी को बढ़ाने का मतलब है पॉइंट ए से डी की तरफ आगे बढ़ाना, और उस पर लंब सीएफ डाला जाता है। तो पॉइंट सी से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, पॉइंट सी से परपेंडिकुलर डाला जाता है इस तरीके से सीएफ। ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री का कोण। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया मेरे दोस्तों, यहां पे 90 डिग्री का कोण है परपेंडिकुलर। ठीक है, सवाल में आगे बोला है बीई एडी पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन है बीई, बी से परपेंडिकुलर डाला जाता है बीई जो एडी पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है बीई ये एडी पे परपेंडिकुलर है, ये कोण 90 डिग्री का है, बीई एडी पे परपेंडिकुलर है इस तरीके से। सवाल में बोला है बीसी 34 है, डीएफ 8 है, बीई की लंबाई पूछिए। बीसी 34 है, आप बताओ अगर बीसी 34 है तो ये डी मिड पॉइंट है, आधा आधा हो जाएगा, 17 17 भैया 17 17 हो जाएगा, ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा। आप बोलोगे हां जी सर होगा। डीएफ की लंबाई 8 है, डीएफ की लंबाई 8 है, 8। आपसे पूछा है बीई की लंबाई क्या होगी, बीई की लंबाई क्या होगी, बीई की लंबाई, ये बीई पूछा है। आप ये देखो अगर बीसी 34 है तो ये आधा आधा हो गया ना, क्योंकि एडी मीडियन है, डी मिड पॉइंट है। अब 90 डिग्री के सामने 17 है, ये 8 है, तो 15 नहीं हो जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट, ये तो 15 आ गया। ये कितना आएगा बेटा, लेकिन पूछा तो सवाल में बीई है। एक्चुअली आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे भाई, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये वाला कोण दोनों में बराबर है, ये थीटा ये थीटा, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज, इनके तीनों कोण बराबर है। और देखो दोनों तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण सेम है यहां पर, तीनों कोण, दोनों राइट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है थीटा थीटा। देखो दोनों का हाइपोटीनस भी सेम है, तीनों कोण बराबर है, तो सिमिलर हो गए। सिमिलर के साथ साथ ये 90 डिग्री के सामने 17, यहां भी 90 डिग्री के सामने 17, यानी कि इनका हाइपोटीनस भी सेम हो गया, हाइपोटीनस भी सेम हो गया, तीनों कोण भी बराबर हैं, तो सारी भुजाएं बराबर होंगी। अगर यहां थीटा के सामने 15 है तो यहां भी थीटा के सामने 15 ही आएगा, तो ये 15 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर के साथ साथ ये सर्वांग सम भी, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनस सेम है, भी 90 के सामने 17, ये भी 17, तो थीटा के सामने ये 15 है, ये 15, ये भी बराबर होना चाहिए। अच्छा सवाल है, सीएफ बाहरी क्यों खींचा, क्योंकि लक्ष्मी सवाल में बोला है एडी को बढ़ाया जाता है, जब हम बढ़ा देंगे फिर बढ़ाने पर जो लाइन आएगी उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, बढ़ा के परपेंडिकुलर डाला जाता है। ठीक है, ये कहा है सवाल में। आइए अगला सवाल नंबर 68, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर करेंगे मेरे दोस्त अगला सवाल आपके सामने। यह सवाल 2019 सीजल मेंस के पेपर में आया है। यह क्वेश्चन 2019 सीजीएल मेंस के पेपर में आया है। हमें यह सवाल करके दिखाइए, इसका क्या आंसर है, सोचो समझो करके दिखाओ। ठीक है, दिमाग लगाने वाले सवाल हैं भाई, ये कोई हल्के फुल्के सवाल नहीं है, कोई हल्के फुल्के सड़क छाप सवाल नहीं है। ओ एक पॉइंट है जो ट्रायंगल एबीसी के अंदर है। ये हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, एबीसी, एबीसी। ओ एक पॉइंट है जो इस ट्रायंगल के अंदर है, तो मैंने इस ट्रायंगल के अंदर एक पॉइंट बना लिया ऐसे, ओ इसके अंदर एक पॉइंट है, ओ ए 12 ओसी 9, तो ये मिला देते हैं भाई। ये ओ से ए तक की लंबाई 12 है और ओ से सी तक की लंबाई 9 है।
ये आपको 9 दिया है, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक पॉइंट है इस तरीके से O। सवाल में कहा गया OA 12 है, OA 12 है और OC 9 है, 9, ठीक है, OC 9 है। OB की लंबाई पूछिए, तो ये आपको OB मिलाना पड़ेगा, OB की लंबाई आपसे पूछिए। एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COA तीनों बराबर है, तीनों कोण बराबर है। ये एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB, ये एंगल BOC, ये एंगल BOC और ये एंगल CO, ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तीनों कोण बराबर है। एंगल ABC 60, ये वाला जो एंगल है पूरा ABC, ये जो पूरा कोण है ABC 60 डिग्री का है। ये जो पूरा कोण है ABC 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये जो पूरा कोण है ABC 60 है। दिस एंगल इज 60। ये 60 डिग्री का पूरा कोण है, ABC 60 डिग्री का। आपसे पूछा OB की लंबाई क्या होगी, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है। कौन करेगा इस सवाल को? सवाल मेंस के पेपर का है, हर बच्चे के लिए सवाल है भी नहीं है ना, हर बच्चे को इस लेवल का कंटेंट पढ़ाया जाता है ना, वो सीखना चाहता है ना, बच्चे सीखते। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अक्षय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपको लगता है कि आप में इस लेवल का पढ़ने की बुद्धि नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, आप केवल इजी इजी पढ़ के खुश रहिए। कोई आसान क्लास नहीं है, कोई आसान चीजें नहीं है। अगर आपको पीछे का सब कुछ नहीं आता है तो आप नहीं समझ सकते। बना लीजिए, ABC एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर पॉइंट O है, OA OB OC को मिला दिया, ये 60 डिग्री का कोण है, ये तीनों कोण बराबर हैं, AOB BOC और AOC तीनों कोण बराबर हैं। आपसे पूछा OB की लंबाई, एक बार बताओ, ये तीनों कोण बराबर हैं तो कितने होंगे? एक पूरा जो राउंड होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, मैंने पढ़ा है। पूरा एक राउंड कोण 360 डिग्री होता है, ये तीनों कोण बराबर हैं, तीनों का टोटल 360 होना चाहिए। तीनों बराबर हैं तो तीनों कितने के होंगे? 120 डिग्री के। ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। तीनों कोण बराबर हैं तो इक्वल इक्वल होंगे 120 डिग्री के। तीनों कोण बराबर हैं तो इक्वल होंगे 120 डिग्री के। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब क्या करें हम क्या करें भाई, कैसे हो ये सवाल? ये वाला कोण आपको 60 डिग्री दे रखा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे शुरू हो, कैसे शुरू हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ। कोई थ्योरम भी नहीं पढ़ाई हमने। अच्छा 120 60 का रिश्ता है 180 का, तो ये OB कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? OB दो ट्राइंगल में आ रहा है। OB जो है दो ट्राइंगल में आ रहा है, एक तो आ रहा है OBA में और दूसरा आ रहा है OBC में। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ भाई, इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देना, इन दोनों में OB आ रहा है, इन दोनों में OB आ रहा है, कहीं से भी शुरू हो जाओ। मान लिया कि माना ये कोण थीटा है, माना ये कोण थीटा है, थीटा। अब आप बताओ ये थीटा है, ये 120 डिग्री है, तो ये कोण कितना बचेगा, ये कोण कितना बचेगा, ये बताओ जल्दी से। ये कोण कितना बचेगा? तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, 180। ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर 120 डिग्री है तो बचा 60, बचा 60। ये थीटा मैंने माना है तो ये बचेगा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा हो गया। ये 60 माइनस थीटा है, ये पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना बचा? ये पूरा 60 डिग्री होना चाहिए जोड़ के, पूरा एंगल ABC 60 डिग्री का है जोड़ के, पूरा एंगल 60। ये 60 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा, थीटा। 60 माइनस थीटा में थीटा जोड़ूंगा तो 60 डिग्री बचेगा कि नहीं? 60 माइनस थीटा में थीटा ऐड करेंगे, थीटा खत्म, 60 डिग्री बचा। ये थीटा है, ऊपर देखो ये थीटा है, ये 120 डिग्री। ये कोण कितना बचा? 120 है, बचा 60। ये थीटा है तो ये कोण कितना बचा? 60 माइनस थीटा डिग्री का बचा। जल्दी जल्दी सोचा करो। तो क्या आपको दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिख गए भाई? इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गए? क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो गए? तीनों कोण बराबर हैं, इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण बराबर हैं।
थीटा 120 60 माइनस थीटा, थीटा 120 60 माइनस थीटा, यानी कि दोनों ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर है, तो सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। नीचे वाले को देखो, पहले मैं नीचे वाला ले लेता हूं। पहले थीटा के सामने यहां ओबी है, यहां थीटा के सामने ओबी है, ओबी। यहां देखो थीटा के सामने कितना है 12, यहां थीटा के सामने 12 है, 12 इक्वल टू, यहां देखिए यहां 60 माइनस थीटा डिग्री के सामने 9 है, यहां 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, 9 60 माइनस थीटा के सामने 9 है। यहां देखिए यहां 60 माइनस थीटा के सामने ओबी है, यहां 60 माइनस थीटा के सामने ओबी है, ये 60 माइनस थीटा है, इसके सामने क्या साइड है ओबी। आ गया, सॉल्व हो गया। तो ओबी का स्क्वायर आ गया जी 12 निम्मा 108। ओबी स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 निम्मा 108। 108 होता है 36 का 3 गुना, अंडर रूट लेंगे 36 का 3 गुना, 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 3 का आएगा √3, तो ओबी की लंबाई 6√3। किधर गया, ये रहा पहला ऑप्शन 6√3 आंसर है ओबी की लंबाई। मनोज यादव, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस कोण को मैंने थीटा मान लिया कि माना ये थीटा है, ये 120 डिग्री है, तो 180 डिग्री में 120 और थीटा को घटाएंगे तो 60 माइनस थीटा बचेगा। ये बच्चों वाली बात मत पूछा करो, कोई हैवी सा डाउट पूछा करो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 69 नंबर मेरे भाई, 69 नंबर बताइए। अगला सवाल, बहुत सारे सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों सिमिलरिटी पे। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर एसी, आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी है मेरे दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी में देखिए ध्यान से, ये दोनों साइड बराबर हैं, साइड ए बी जो है साइड ए सी के बराबर है, ये दोनों साइड सेम है। साइड ए बी जो है साइड ए सी के बराबर है, पहली लाइन बोला है। आगे डी साइड ए सी पर इस प्रकार है कि बी डी बराबर बी सी। अब सवाल के अनुसार साइड ए सी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड ए सी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि BD बराबर BC। साइड AC पर एक पॉइंट D इस प्रकार है, साइड AC पर पॉइंट D इस प्रकार है कि BD BC के इक्वल है। तो साइड AC पर एक पॉइंट D है कि ये जो लाइन है BD ये BC के इक्वल है। दिस लाइन BD इज इक्वल टू BC, BD जो है BC के बराबर है। तो ट्राइंगल ABC में AB AC के बराबर है, साइड AC पर पॉइंट D है, BD BC के बराबर है। ठीक है ना, येलो येलो ग्रीन ग्रीन लेंथ बराबर है। AB 12.5 है, BC 5 है। AB की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है DC की लंबाई क्या होगी, DC की लंबाई क्या होगी, DC की लंबाई, ये सवाल है। जरा तू मुझे बता दे इस सवाल का आंसर क्या होगा। है हिम्मत बताने की, है हिम्मत? सवाल में आपको DC की लंबाई बतानी है, बस, और कुछ नहीं दिया। ये कोई मेंस का नहीं है, प्री का सवाल है। 4√7 है ना, क्या 4√7? पहली बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कहीं भी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखे, किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर है तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, थीटा थीटा। आप ये देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ए बी ए सी इक्वल है, यानी कि ये वाला कोण अगर थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, थीटा। ये दोनों कोण बराबर हैं, थीटा थीटा। ये थीटा है, ये थीटा। अब आप देखो इस ट्रायंगल को देखो बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी को देखो, बीडीसी को, ट्रायंगल बीडीसी में दोनों साइड सेम है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है बीडी और बीसी तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। अगर बीडी के सामने थीटा तो बीसी के सामने ये भी थीटा।
तो आपको यहां पे दो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहे? क्या दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर समरूप नहीं है? क्या दो आइसोसेलेस ट्रायंगल यहां पर सिमिलर या फिर समरूप नहीं है भाई? अरे बोल दो, बोल दो, क्या सिमिलर नहीं है, क्या समरूप नहीं है? भाई देखो, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, ये बचा तीसरा एंगल, कलवा एंगल तीसरा। ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, इसका बचा ये तीसरा एंगल, कलवा एंगल तीसरा एंगल, ये सिमिलर हो गया। तीनों कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब बताओ, बड़े वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखो ये बराबर साइड है, दो साइड बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है। अब बताओ, ये 12.5 सेंटीमीटर है, ये एसी भी 12.5 सेंटीमीटर होगी। अब आप ये समझिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा कि बड़े वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, ये इक्वल साइड और ये नॉन इक्वल साइड, ये तो इक्वल साइड है, ये इक्वल साइड है, ये नॉन इक्वल साइड है। बड़े वाले ट्रायंगल में इक्वल साइड से नॉन इक्वल साइड का रेशियो ये है, तो छोटे वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही होना चाहिए। भाई ये क्या, ये दोनों इक्वल साइड है, ये 5 दोनों इक्वल साइड है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बटे ये नॉन इक्वल साइड, ये इक्वल साइड है, तीसरी भुजा इक्वल नहीं होती है, नॉन इक्वल साइड, रेशियो बराबर होना चाहिए, तो मैंने बराबर कर दिया। 5 से 12.5 आपका मेरे दोस्तों 2.5 बार कटेगा, 2.5 से 5 आपका 2 बार कटेगा, यानी कि डीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर आ गई और ये आंसर है 2 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक सवाल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 2 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट करो, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में एबीसीडी पैरेलल है, ट्राइंगल एबीई सीडीई का एरिया 1625 है, ट्राइंगल बीसीई का एरिया बताओ। ट्राइंगल बीसीई का एरिया बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, बताओ। आपके सामने डायग्राम दिया है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है। सवाल बोला है ट्राइंगल एबीई यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 16 है, 16। ट्राइंगल सीडीई, सीडी इस ट्राइंगल का एरिया 25 है, 25। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल बीसीई, बीसी मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया बताना, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जल्दी से। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताओ। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई, कहीं घूम लो, इससे आसान सवाल नहीं है पूरी दुनिया में। हां जी, ये मेरे दोस्तों चित्र आपको दिया हुआ है, इस डायग्राम में ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, इनके एरिया, इसका एरिया 16 है, इसका एरिया 25 है। आपसे पूछा है जो बीच में ट्राइंगल बनना है बीसी, इसका एरिया, एरिया पूछा है भाई, कैसे करें। पहली बात तो बच्चों की हालत ही खराब हो जाएगी सवाल का डायग्राम देखते। मैंने आपको पढ़ाया कैंची फिगर, क्या मैंने आपको कैंची फिगर नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको इस तरीके से कैंची फिगर पढ़ाया नहीं है कि जब भी हम इस तरीके से पैरेलल लाइन खींचेंगे, पैरेलल लाइन, तो आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों सिमिलर होते हैं भाई? ये थीटा अल्टरनेट एंगल, ये अल्फा अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये बीटा अल्टरनेट एंगल, मैं पढ़ा चुका हूं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर जब सिमिलर है, इसका एरिया 16 है, इसका एरिया 25 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? एरिया 16 25 के रेशियो में है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, बीटा के सामने ये करस्पॉन्डिंग साइड है, बीटा के सामने ये आ रहा है, बीटा के सामने आ रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? 4:5 होगा कि नहीं होगा? दिमाग लगाओ, नहीं है इतना दिमाग तो छोड़ दो। आसान सवाल मैंने भतेरे करवाए स्टार्टिंग में, वही करो केवल। ये आमने सामने के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं,
ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये वाला ट्रायंगल है भाई, और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। इनके एरिया का रेशियो 16:25 है, तो साइड का रेशियो 4:5 होगा। √16:25 का अंडर रूट, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए से ईसी का रेशियो 4:5 होगा। 4:5 होगा साइड का रेशियो अंडर रूट। अब इसको भूल जाओ, जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, इसको भूल जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको पढ़ाया किसी भी ट्रायंगल में बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल की सीवीएन है, ये इस ट्रायंगल की सीवीएन है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं सीवीएन। तो बेस जिस रेशियो में एरिया उसी रेशियो में, अगर 4 की जगह 16 दे रखा है 4 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 4 गुना आएगा 20, 5 की वैल्यू भी 4 गुना आएगा 20, 20। तो 20 इसका आंसर है, ए ऑप्शन 20। खत्म। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट। अब बेटा यहां से कॉन्सेप्ट है, ये सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब। अगला कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट पे ही मैं आगे के सवाल करवाऊंगा अभी कुछ। ठीक है भाई, अगर आपने 10वीं क्लास अपनी मेहनत से पास करी हो, तो 10वीं क्लास में या शायद 9वीं क्लास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता था, ये 10 नंबर का सवाल प्रूफ करने के लिए आता था। अगर आपने मेहनत से पास करी हो तो आपको पता होगा। ठीक है, जो सरकार की कृपा से पास हुए हैं, और सरकार की कृपा से पास हुए हैं और सरकार को ही गरियाते हैं, उनको नहीं आता होगा। ठीक है जी, अंडर रूट लेके कृष्णा शर्मा, एरिया के रेशियो का अंडर रूट साइड का रेशियो होता है सिमिलर ट्राइंगल में। ये एक लाइन है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है। ये एक सीधी रेखा है मेरे प्यारे भाई। दो समांतर रेखाएं खींची गई इस तरीके से, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से, दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से, दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं। पैरेलल दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने ये दो पैरेलल लाइन खींची गई हैं, ए बी और ये सी डी। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं। क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब हमने मेरे प्यार भी क्या किया, हमने बी से इसके टॉप से इसकी चौंच को मिला दिया, हमने बी से सी को मिला दिया इस तरीके से, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया। लाइन ये इसके टॉप को मेरे दोस्तों यहां बॉटम ए से मिला दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में। इस तरीके से हमने क्रॉस मिला दिया। तो जब मैं इस तरीके से क्रॉस मिलाऊंगा तो ये एक दूसरे को यहां जरूर काटेंगे। मान लिया कि ये पॉइंट एम है, मान लिया कि ये पॉइंट एम है, ठीक है, माना ये पॉइंट एम है। अब इस पॉइंट एम से एक लाइन खींची जाती है इन दोनों के समांतर। पॉइंट एम से इन दोनों के समांतर एक लाइन खींची जाती है एम एन। एम एन समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि इस डायग्राम को इस तरीके से बनाया गया है कि ये तीनों ही लाइन ए बी सी डी और एम एन पैरेलल हैं। ए बी सी डी और एम एन पैरेलल हैं, लेकिन बनाने का तरीका बड़ा खास है कि जो लाइन एम एन है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से प्रतिच्छेदन बिंदु से जा रही है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ए बी की लेंथ x है, सी डी की लंबाई y है,
और mn की लंबाई z है, z, ab की लंबाई x है, cd की लंबाई y है, mn की लंबाई z है, तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा। बताओ z का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चों, z का फॉर्मूला क्या होता है? कितने बच्चों में है गुदा, जज्बा है बताने का? बताओ z क्या होता है। अंकित कह रहे हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 फेमस क्वेश्चन। बिल्कुल आर एस अग्रवाल का क्लास 10 का फेमस क्वेश्चन है, पर इन बच्चों ने आर एस अग्रवाल पढ़ी नहीं है, ये 10वीं पास है। हमारे देश से ज्यादा हिपोक्रेट जनता पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में। हमारे देश से जनता, लोग कहते हैं नेता खराब है, अधिकारी खराब है, मेरी नजर में देश की जनता से ज्यादा खराब कोई नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों को ही अगर ले लो, अगर हमारे देश की सरकार दयालु ना हो तो जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सब जो बच्चे स्कूलों में पास हो रहे हैं ना, ये सब फेल हो जाएं। किसी को पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है यहां पर। इससे दयालु सरकार क्या मिलेगी कि जो 10वीं पास होने लायक था ही नहीं, उसके 90% नंबर 10वीं में आ रहे हैं। है पूरी दुनिया में कोई गवर्नमेंट जो ऐसा काम करती हो? आप में से 80% बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन उन 20% से आपका कंपटीशन है जो केवल इसका रिवीजन कर रहे हैं। पढ़ तो इसको 10 साल पहले ही चुके, वो पढ़ तो वो इसे मेरे दोस्तों कई साल पहले चुके, 7-8 साल पहले ही पढ़ चुके। ठीक है। अगर ये एक्स से वाई है तो मेरे दोस्तों जेड की जो लंबाई होगी वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। जेड की जो लेंथ होगी वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चे, ठीक है ना? ये जेड का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? ठीक। अब बच्चों मैं आपको बता भी देता हूं कि ये कहां से आया, ये कहां से आया मेरे प्यारे भाइयों। तो यहां पे आया थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल। देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाई, जहां जितना मैं दिखाऊं उतना देखो, बाकी मत देखो। ये वाला ट्राइंगल देखिए मेरे प्यारे भाई, ये ट्राइंगल, ये बड़का वाला ट्राइंगल, दिस इज बड़का वाला ट्राइंगल। आप बोलोगे हाँ सर ये बड़का वाला ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मेरे दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल। बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, ये छोटा वाला ट्राइंगल एमएनसी सिमिलर है। ये एबीसी एनएमसी सिमिलर है। ये आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी है। किसी भी ट्राइंगल में अगर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं इस तरीके से, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अगर सपोज मैं कहता हूं ये 3 है 7 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी 3-7 होगा। छोटे ट्राइंगल में 3, बड़े ट्राइंगल में 7, ये भी 3-7 होगा। बताओ क्या आप जानते नहीं क्या थेल्स थ्योरम? अगर आप यहां पे देखो कि यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये क्या है जेड, ये क्या है एक्स, तो जेड और एक्स करस्पॉन्डिंग साइड है, तो जेड से एक्स का रेशियो क्या होगा, जेड से एक्स का रेशियो क्या होगा? तो आप बताओ छोटे ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये सी एन है और बड़े ट्राइंगल में सी ए है, बड़े ट्राइंगल में सी ए, छोटे ट्राइंगल में सी एन है और बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग पूरा सी ए है, सी ए। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। जेड से एक्स का रेशियो क्या होगा? छोटे ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड सी एन है, पूरे बड़े ट्राइंगल में सी ए है। आप बोलोगे सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं, सर मैं इतना बेकार नहीं हूं, माना मैंने कलची हूं। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम ना मेरे प्यारे बच्चे। अब ये देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये ग्रीन ट्राइंगल है और ये देखिए छोटा, ये सिमिलर है। नाम दे रहा हूं मैं ए एन एम ए सी डी, ए एन एम ए सी डी,
ANM ACD, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। भाई ये जेड है, छोटे में जेड, बड़े में वाई, तो जेड से वाई का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? है भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, भाई ये एन ए एन है, छोटे ट्रायंगल में ए एन है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग एसी है। छोटे ट्रायंगल में ये ए एन है, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग एसी है, एसी। जेड वाई छोटे ट्रायंगल में ए एन है, बड़े ट्रायंगल में एसी है। थेल्स थ्योरम पढ़नी पड़ेगी ना विकास कुमार जी इसके लिए। विकास कुमार जी क्या आपको थेल्स थ्योरम आती है? क्या आपने पढ़ी है? विकास कुमार जी, you don't know the Thales theorem if these are two triangle है भाई, तो जो इनका रेशियो होगा, अगर ये 3-5 है तो ये रेशियो भी छोटे बड़े ट्रायंगल की साइड का ये रेशियो भी 3-5 होगा बराबर। दिस इज थेल्स थ्योरम बिकॉज दे आर। क्यों प्रभाकर? समझ में? आप बोलोगे सर हमको बहुत अच्छी चीज आ गया, ठीक है जी। तो हमने थेल्स थ्योरम, अगर किसी बच्चे को थेल्स थ्योरम नहीं आते तो यहां अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले जाके थेल्स थ्योरम पढ़ो। बिना थेल्स थ्योरम पढ़े आप समझ लो नामुमकिन, असंभव। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर होने की वजह से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। अब क्या करो भैया, दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये जेड बट्टा एक्स से जेड बट्टा वाई हो जाएगा, ये जेड बट्टा एक्स प्लस जेड बटे वाई हो जाएगा मेरे भाई, बराबर ये एसी हो जाएगा, एसी, और ऊपर हो जाएगा सी एन प्लस ए एन, सी एन प्लस ए एन। भाई ये भी एसी है, ये भी एसी है, तो ये तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा ना। दिस इज एसी, ये भी एसी है, ऊपर क्या आ जाएगा? सी एन प्लस ए एन। और आप बताओ सी एन प्लस ए एन ही क्या है? ये सी एन प्लस ए एन ही तो एसी के बराबर है। ये सी एन प्लस ए एन, दिस प्लस दिस, इन दोनों का समी तो एसी है, सी एन प्लस ए एन, ये एसी के बराबर है। तो एसी से एसी कट गया, ये 1 आ गया, 1। जेड कॉमन, जेड कॉमन, ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जेड उधर चला जाएगा तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। जेड राइट साइड में चला जाएगा, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। ये रिलेशन आ गया XYZ में। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z, ये रिलेशन आ गया। यहां से आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ये XY ऊपर y प्लस x बराबर 1/z। इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करेंगे, z बराबर XY अपॉन x प्लस y, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, समझ में आया? अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस। ये 10th क्लास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए आता था 10 नंबर का। हालांकि वहां बहुत डिटेल में लिखते थे हम लोग, लेकिन अब 10वीं तो कर नहीं रहे, हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमने किया आज भी वही, लेकिन बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में। थेल्स थ्योरम आता है तो ही समझ पाओगे। चलूं आगे? मैं आगे चलूंगा। हाँ, इस सवाल करके दिखाओ आप। सवाल नंबर 71। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2016 के सीजल मेंस में आया है सवाल। 2016 में भाई, 16 में आया सवाल, 16 में। इस सवाल को सॉल्व करना दुनिया का बहुत आसान काम है, लेकिन इस सवाल का डायग्राम ही नहीं बना पाए बच्चे, इसका चित्र ही नहीं बना पाए, इतना हैवी डायग्राम है। चलिए मैं बना के दिखाऊंगा आपको।
लेट एस बी एज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इस तरीके से बना लेते हैं हम। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये हो गया, ठीक है। तो साल में बोला है पी क्यू पर कोई पॉइंट एस है, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों पी क्यू आर। ये एक न्यून कोण त्रिभुज, इसके तीनों कोण एक्यूट एंगल हैं। सवाल बोला है पी क्यू पर कोई पॉइंट एस है, पी क्यू पर कोई पॉइंट एस से मैंने एस ले लिया। अब सवाल में क्या बोला है ध्यान सुनेगा। लेट टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू आर एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन पी टी ड्रॉन पैरेलल टू एस आर थ्रू पी। पैरेलल टू एस आर थ्रू पी। नहीं समझ पाए ना? ये आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू पर कोई पॉइंट एस से बोला है पॉइंट पी पर लाइन एस आर के समांतर रेखा खींची जाती है। ये लाइन एस आर है, मैंने एस आर को ये मिला दिया। ये लाइन एस आर है, मैंने एस आर को मिला दिया। सवाल बोला है पॉइंट पी से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, तो पॉइंट पी से लाइन एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। पॉइंट पी से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर टी पर मिलती है। ये पॉइंट पी से एस आर के समांतर एक लाइन खींची जाती है जो क्यू आर ये लाइन क्यू आर है, क्यू आर को आगे बढ़ाने पर, क्यू आर को आगे बढ़ाने पर यहां टी पर मिलती है। क्यू आर को आगे बढ़ाने पर यहां टी पर मिलती है। टी पर जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर यहां पॉइंट टी पर मिलती है। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर समझ में आया। यही बात इंग्लिश में भी कही गई है। लेट टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू आर एक्सटेंडेड। क्यू आर एक्सटेंडेड का मतलब क्यू आर को आगे बढ़ाना है विद द स्ट्रेट लाइन पीटी। एक स्ट्रेट लाइन पीटी है जो एस आर के पैरेलल खींची गई है थ्रू पी के थ्रू एक लाइन खींची गई है। आगे सेम यही बात बोली गई है। पॉइंट क्यू पर एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, तो पॉइंट क्यू से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। ये पॉइंट क्यू से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है। ये लाइन भी एस आर के पैरेलल है जो लाइन पी आर को आगे बढ़ाने पर यू पर मिलती है। तो पॉइंट क्यू से एस आर के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जो पी आर को आगे बढ़ाने पर, ये पी आर है, पी आर को आगे बढ़ाओ ऐसे, पी आर को आगे बढ़ाने पर, जो पी आर को आगे बढ़ाने पर इस तरीके से यहां यू पर मिलते, यू पर मिलते, पी आर को आगे बढ़ाने पर यहां इस तरीके से यू पर मिलते, यू पर मिलती है। ओके, पीटी ए है, क्यू यू बी है। पीटी की लंबाई ए है, क्यू यू की लंबाई बी है। आपसे पूछा एस आर की लंबाई, एस आर आपसे पूछा एस आर क्या होगा। तो भाई ये पिछला वाला ही तो डायग्राम है, ये पिछला वाला ही तो डायग्राम बन गया सेम टू सेम, है ना। लेकिन कितना हैवी है, बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए तो सवाल आया था पेपर में, है ना। इस तरीके से क्रॉस मिलाया गया, क्रॉस इस तरीके से है, ये ए है ये बी है, तो एस आर क्या आएगा, एस आर आएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सी ऑप्शन आंसर है, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सवाल सॉल्व करने में कोई दम नहीं, क्योंकि ये तो सबको रटा हुआ है। असली परेशानी चित्र बनाना। मीन्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया डायग्राम बना के, एक बार आप खुद भी बना के देखिएगा। आगे जल्दी से करेंगे, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है अब। 72 नंबर बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर है 72। राधे राधे विकर्ण कुमार, वेरी गुड प्रवीण। दी गई आकृति में एडी ईएफ और बीसी पैरेलल है। आपके सामने जो आकृति दी है उसमें ये लाइन एडी, ये लाइन ईएफ, ये बीसी पैरेलल है। एडी की लंबाई 8 है, बीसी की लंबाई 12 है। आपसे ईएफ की लंबाई पूछिए, आपसे एफई की लंबाई पूछिए, एफई की लंबाई। क्या आप कर नहीं सकते? बताओ। नहीं संजय गुज्जर। तो ये बेटा सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बेसिक से आप इसको कर सकते हो एक्स मान के, लेकिन जब हमने फॉर्मूला रट लिया तो हम नहीं करेंगे।
ये 8 है, ये 12 है, ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, इस तरीके से क्रॉस खींचा गया है। तो एफई की लेंथ क्या होगी? हिमांश कौशिक जी सही करो, सीधा फॉर्मूला, ये 8 है 12, 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12, 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12 यानी कि 96/20, 12 96/20 यानी कि 4.8, 4.8 सेंटीमीटर होगी ईएफ की लंबाई। कहां गया? ए ऑप्शन आंसर है 4.8। करके दिखाओ। ये जो सवाल है ना, ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में बनाइए। रेलवे ग्रुप डी में इतना अच्छा सवाल। 2 मीटर और 3 मीटर हाइट वाले दो खंबे 5 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक खंबे के टॉप को, है ना, खंबा बोले या पोल बोले, हर पोल के टॉप को अपोजिट पोल के फुट से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की ऊंचाई क्या है? सवाल समझ पाए? जैसे मेरे दोस्तों सड़क है, सड़क, ये एक सड़क है। अब दो खंबे हैं, 2 मीटर और 3 मीटर हाइट के, जो 5 मीटर की दूरी पर हैं। दो खंबे हैं, दिस इज द सड़क। अब दो खंबे हैं, ये एक 2 मीटर और ये 3 मीटर। ये 2 मीटर का खंबा है, ये 3 मीटर का खंबा है। ये दोनों एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर हैं। सवाल में क्या बोला गया है? द हाइट ऑफ पॉइंट, द हाइट ऑफ पॉइंट, points of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of opposite pole is। ध्यान सुनेगा, हर पोल के टॉप को, ईच पोल के टॉप को अपोजिट पोल के फुट से मिलाया जाता है। इसके टॉप को अपोजिट दूसरे पोल के फुट से मिलाया, फिर इसके टॉप को अपोजिट जो पोल है इसके फुट से मिलाया। टॉप हो गया इसका, ये फुट हो गया, फुट से मिलाया। तो फुट से मिलाने पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना। पूछा इस इंटरसेक्शन पॉइंट की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई मतलब जमीन से हाइट क्या है इसकी, ये जमीन से हाइट क्या है? 90 डिग्री। ये हाइट, ऊंचाई का मतलब जमीन से हाइट 90 डिग्री। तो भाई खंबे भी तो सीधे खड़े होंगे, खंबे भी तो जमीन पे सीधे खड़े होते हैं 90 डिग्री कोण पर। ऐसा तो है नहीं कि खंबे आड़े टेढ़े खड़े होते हैं 90 डिग्री के कोण पर। भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, तीनों 90 90 90 जमीन पर सीधे खड़े हैं, तो तीनों समांतर होंगे। ये जमीन पर सीधे खड़े हैं, तीनों समांतर होंगे कि नहीं होंगे? यस अर्पण मुखर्जी, ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? इसकी कोई जरूरत नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये आपसे पूछा है तो 2 गुणा 3/2 + 3, कि 2 × 6/5, 6/5 का मतलब 1.2 मीटर आंसर है। 6/5 1.2, सी ऑप्शन। पैरेलल नहीं बोला, आपको कॉमन सेंस लगाना है उदय कुमार जी, कि खंबे जो हैं जमीन पर सीधे खड़े करे जाते हैं। खंबे, बिल्डिंग, पोल सीधा खड़े 90 डिग्री के कोण पर। पैरेलल नहीं बोलेगा मेरे दोस्तों, खंबा बोल दिया बस, सीधा कर समझ लीजिए कि जमीन पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 74। ये करके दिखाएं बच्चों आप सब। दो क्वेश्चन और हैं, इस पे फिर टाइप चेंज करेंगे। बताइए जल्दी से क्या आंसर है।
आया? ठीक है, मैंने आपको टाइम दिया। ये थोड़ा एक लेवल आगे का सवाल है, मामूली सवाल नहीं है ये। देखिए चित्र में ये तीनों लाइन पैरेलल हैं। ए बी माइनस सी डी 72 है। बीपीपीसी का रेशियो 5:3 है। बीपीपीसी का रेशियो आपसे पीक्यू की लंबाई पूछे। मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। यस, इतना काफी है। ये तीनों लाइन पैरेलल है। सवाल में दिया है बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। बीपी से पीसी का रेशियो जल्दी जल्दी करेंगे। ए बी माइनस सी डी 72 है। आपसे पीक्यू की लंबाई पूछे। आप देखो सिमिलरिटी लगाओ। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल है और ये इसमें पैरेलल लाइन है, ये 3:5 का रेशियो है, 3:5 का, तो आप मुझे बताओ ये 3:5 का रेशियो है, तो ये PQ से AB का रेशियो क्या आएगा? PQ से AB का रेशियो क्या आएगा ये बताओ आप मुझे। PQ से AB का रेशियो क्या आएगा? छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ये 3 है तो ये पूरा कितना हो गया? 8 हो जाएगा। 3 और 5 8। तो PQ से AB का रेशियो कितना आएगा? अगर ये 3 है, PQ 3 है, तो AB कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 3 और 8, बोलो हां कि ना? क्या आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे प्यारे भाई? भाई ये वाला ट्राइंगल पैरेलल ABC के अंदर QPC पैरेलल लाइन से सिमिलर हो गए। जल्दी से फटाफट आगे देखिए। ये देखो, ये ट्राइंगल BCD, ये ट्राइंगल BPQ सिमिलर है। आप जानते हैं कि जब भी इस तरह का कुछ होगा तो सिमिलर होगा। सिमिलर, ये 5:3 का रेशियो है, 5:3 का। तो आप मुझे बताओ PQ से CD का रेशियो क्या आएगा? PQ से CD का रेशियो क्या आएगा? अगर ये 5 है तो ये पूरा 8 है, 5 8। तो PQ से CD का रेशियो कितना आएगा? अगर ये 5 है PQ, तो CD 8 है, 8 ये आएगा रेशियो। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर, थेल्स थ्योरम से थेल्स नहीं आती तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा फिर। तो मैंने दो अलग अलग रेशियो बनाए। PQ से AB का रेशियो 3:8 है। PQ से BC CD का रेशियो 5:8 है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग रेशियो में यहां PQ 3 आ रहा है, यहां PQ 5 आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह इस रेशियो में PQ 3 आए, यहां PQ 5 आए। तो मुझे PQ की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब 3 और 5 कैल्शियम होता है 15, तो PQ को 15 बना लेते हैं। अब जैसे 3 है, 3 को 15 बनाऊंगा तो 5 से गुणा होगी, 5 से गुणा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। ये हो जाएगा भाई 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। कोई परेशानी क्या? नहीं। ये मेरे दोस्तों यहां पे PQ 5 है, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा होगी। किससे गुणा होगी? 3 से गुणा होगी, 3 से। 5 को 15 बनाना, 3 से गुणा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। बोलो हाँ। तो तीनों की लंबाई का रेशियो आ गया। AB PQ CD की लंबाई का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, यार तुम लोगों का ध्यान पढ़ने में है ही नहीं। आगे चलिए, शीट खोलकर देख लो खुद अंशुल। तो ये AB PQ CD की लंबाई का रेशियो आएगा। सवाल में दिया AB माइनस CD 72। सवाल में AB माइनस CD 72 दिया, तो AB माइनस CD कितना है? AB की लंबाई 40 है, CD की लंबाई 24 है। भाई AB माइनस CD कितना है? AB की लंबाई 40 है, CD की लंबाई 24 है। AB 40 है, CD 24 है, तो 40 में से 24 घटाओ 16। 40 में से 24 घटाओ 16। 16 की वैल्यू 72 सेंटीमीटर है। 72 कितने गुना? तो आप कहोगे सर 16 चौका 64, बचेगा 8 और ये 0.5 गुना, 4.5 गुना हो रहा है। 4.5 गुना 72 को 16 से भाग दिया, 4.5 गुना। आपसे पूछा PQ, PQ की लंबाई है 15 यूनिट, तो 15 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी। 15 की वैल्यू भी 4.5 गुना होगी मेरे दोस्तों। 15 का 4.5 गुना करेंगे, 15 चौका 60 और फिर 7.5 67.5। 15 का 4.5 गुना 67.5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। ए 60 वाले गलत हैं, 67.5 आंसर है। अच्छा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इसी तरह का, फिर मैं टाइप चेंज करूंगा। सवाल नंबर 75 ये बताएं। दिए गए डायग्राम में AB EF CD पैरेलल लाइन है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये सवाल एज इट इज एनसीईआरटी के पेपर का है, एनसीईआरटी की बुक से है। ये अभी तक सवाल कंपटीशन में तो नहीं आया है, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का है ये सवाल जी। सवाल में बोला गया दिए गए ट्राइंगल में ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल लाइन है। ये ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों पैरेलल लाइन है। दीज थ्री लाइन्स आर पैरेलल, ए बी ई एफ और सी डी। ईजी 5 है, जीसी 10 है। ईजी 5 है, जीसी 10 है, तो ईजी 5 सेंटीमीटर है, जीसी 10 सेंटीमीटर है, जीसी 10 है। ओके। डीसी 18 है, डीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, डीसी आपका 18 है। ए बी 15, ए बी आपका 15 है, ए बी 15 है। तो आपसे पूछा क्या है भाई, एसी आपसे पूछा, एसी की गणना करें। आपसे एसी की लंबाई पूछे, ये मैं हटा दे रहा हूं, ऑप्शन आपको परेशान करेंगे यहां लिखे हुए। आपसे सवाल में एसी की लेंथ पूछिए, एसी। ये तीनों पैरेलल हैं, ईजी 5 है, जीसी 10 है, ये 18 है, 15। ए से सी तक की लंबाई पूछिए, ए से सी तक क्या होगा बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी से बताना। और कैसे मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही हैं और ट्राइंगल भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ ये क्या है, हमें ये बताओ स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है? ये कैंची फिगर है। ये कैंची फिगर में पढ़ा चुका हूं ऐसा, कितनी बार मुझे आपको ये बताना पड़ेगा भाई? जब भी ऐसा कुछ दिखे आप तुरंत समझ जाओ सिमिलरिटी, आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कैंची फिगर है, कैंची फिगर, कैंची फिगर है, सिमिलरिटी। भाई ये 5 है तो ये 10 है, डबल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डबल है, 5 से 10 दुगुना हो गया, ये 18 है तो ये भी 18 का आधा होगा 9, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, 9 का दुगुना है 18 है, ये 5 का डबल है 10। यानी कि ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ जो है 9 आ गई 9, ये लेंथ 9 आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई 9। बोलो, ये करस्पॉन्डिंग साइड है बेटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो थीटा के सामने 5, थीटा के सामने 10, करस्पॉन्डिंग साइड है, डबल हो रहा है, 5 से 10 डबल हो रहा है, तो ये भी 9 का डबल हो रहा है 18। तो यानी कि अगर आपसे ईएफ की लंबाई पूछता तो 9 आ जाता ईएफ की लंबाई, लेकिन हमें ईएफ की लंबाई पूछी नहीं है, ये हटाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है यहां पर एसी की, एसी की कैलकुलेशन करनी है। बताओ ये पूरा कितना, ये पूरी लेंथ है 5 10 15, ई से सी तक, ई से सी तक 5 और 10 15 है। ये पूरी जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये जो पूरी लेंथ है ये 15 है। ई से सी तक की जो पूरी लेंथ है मेरे प्यारे भी 15 सेंटीमीटर है, 5 और 10 15 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ 15 है। 15 आपसे पूछा एसी की लंबाई क्या होगी। क्या अब ये सवाल आपके लिए बच्चों का खेल नहीं बन गया? क्या ये सवाल आपके लिए जितनी जरूरत हो उतना देखा करो भाई। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। भाई अगर ये 9 है ये 15 है तो ये 9 15 करस्पॉन्डिंग साइड है, रेशियो कितना है 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 5, ये 9 और 15 करस्पॉन्डिंग साइड है, रेशियो कितना है 9 15 का, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 5, 3 5। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का ये रेशियो भी 3 5 आएगा, यानी कि 3 है तो पूरी लेंथ 5 है, ये 3 है तो पूरी लेंथ 5 है। आप बोलोगे यहां सर पूरी लेंथ 5, ये 3 है तो पूरी लेंथ 5 है। 3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है 5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 25 सेंटीमीटर। तो एसी की लंबाई 25 सेंटीमीटर आ गई, 25। 21 कहां से बता रहे हो दुष्ट, हद हो रही है। ए से सी तक की लंबाई 25। तो ये सवाल इसलिए
अच्छा है क्योंकि यहां पर 2 बार सिमिलरिटी लगानी पड़ रही है, 2 बार आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ रही है यहां पर। ठीक है, थेल्स थ्योरम, जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दूसरी साइड आप देखो पैरेलल, पैरेलल साइड आप देखो तो सिमिलरिटी लगाओ आंख बंद करके, थेल्स थ्योरम, आंख बंद करके। थेल्स थ्योरम नहीं पढ़ा है तो आपको परेशानी होगी। ये 9 15 3 3 9 3 5 15 3 5 का रेशियो है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल में ये साइड, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इनका रेशियो भी 3 5 होगा। मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा ये बात? नहीं, पूरा AC 25 है। प्रशांत शंकर कोहली। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल 76। ये सवाल SSC CHSL प्री 2024 में आया है और ये सवाल 3 शिफ्ट में आया है। आपको पता है कि SSC जब भी कोई सवाल बनाता है तो जब तक मन भर के पूछ नहीं लेता वो बनाता ही रहता है, डालता ही रहता है, डाटा बदल बदल के एग्जाम में शिफ्ट में डालता ही रहेगा। ये सवाल 3 बार डाटा बदल बदल के शिफ्ट में आया है। ये सवाल आया है मैथ में, पर ये सवाल है फिजिक्स का, फिजिक्स का। मैथ के साथ साथ इसमें फिजिक्स का भी इस्तेमाल होगा। फिजिक्स का जो 8 साइड वाले बच्चे हैं वो नहीं कर पाए होंगे इस सवाल को पहली बार पेपर में। जो 8 साइड वाले हैं भाई, कॉमर्स वाले, वो इस सवाल को पेपर में पहली बार देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे, और बहुत कम चांस है कि साइंस मैथ वाले इसको पेपर में कर पाए। A mirror is placed on the ground facing upwards. A man sees the top of tower in the mirror which is at a distance of 105 meter from the mirror. The man is 0.5 meter away from the mirror and his height is 1.5 meter. Find the height of tower. Find the height of tower. Tower की height क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे सड़क है, सड़क है या जमीन समझ लीजिए मेरे दोस्तों, एक आदमी की छत है, ये छत है, छत ना समझे, सड़क समझते, सड़क है मेरे भाई, ये समझिए कि सड़क है। ठीक, दिस इज द सड़क। अब इस सड़क पर एक शीशा रखा गया, यहां पर ऐसे शीशा ऊपर की तरफ, यानी कि शीशे का जो मेरे दोस्तों, जो शीशे का जो प्लेन सरफेस होता है वो ऊपर की तरफ है। ये शीशे का प्लेन सरफेस है जो ऊपर की तरफ है, यहां पे शीशा रखा गया है। अब एक आदमी जो है, एक आदमी, यहां पे एक आदमी खड़ा है, यहां मेरे दोस्त एक आदमी खड़ा है, इस तरीके से आदमी। अब एक आदमी जो है शीशे में टावर के टॉप को देखता है, एक आदमी दर्पण में मीनार का टॉप देखता है जो दर्पण से 105 मीटर की दूरी पर है। ए मैन सीज द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के टॉप को देखता है, विच इज, मिरर में देखता है, मिरर में, जो कि मिरर से 105 मीटर की दूरी पर है। विच किसके लिए लगा है? टावर के लिए। विच हमेशा नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है, टावर के लिए। तो भाई एक टावर है, इस तरीके से टावर, ये एक टावर है, टावर, बिल्डिंग समझ लीजिए। ये जो टावर है इस मिरर से कितनी दूरी पर है? ये टावर मिरर से 105 मीटर की दूरी पर, 105 मीटर की दूरी पर, इस तरीके से 105 मीटर की दूरी पर है टावर। आदमी जो है मेरे दोस्तों वो मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर है, तो आदमी जो है वो मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर है, 0.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आदमी की ऊंचाई 1.5 मीटर है, आदमी की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, आदमी मात्र 1.5 मीटर ऊंचा है, आदमी की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। तो आदमी ने टावर के टॉप को देखा मिरर में, कैसे देखा होगा? कैसे देखा होगा आदमी ने? ये देखो, ये मिरर, ये जो है टावर का टॉप है, ये टावर का टॉप है, कैसे देखा होगा? सूरज पीछे निकल रहा है, यहां सूरज निकलता है मेरे दोस्तों, तो सूरज की किरण ऐसे जाएगी टावर के टॉप से, ऐसे यहां शीशे में टकराएगी, है भी ऐसे टावर से मेरे दोस्तों एक किरण जाएगी टावर के टॉप से, यहां शीशे में टकराएगी, शीशे में टकराने के बाद उसका रिफ्लेक्शन होगा,
और वो रिफ्लेक्शन आदमी को दिखाई देगा उसकी आंख में। ऐसे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा भाई, ये बता तू जल्दी से पहले तो, क्या ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हैं? यहां से किरण जाएगी मेरे प्यारे भाई, ये सूरज से धूप की किरण ऐसे जाएगी, है ना, टावर से ऐसे जाएगी, यहां शीशे में टकराएगी, टक, फिर वो रिफ्लेक्ट होके आदमी की आंखों में दिखाई देगी। तो यहां क्या बनेगा, यहां आदमी को टावर के टॉप का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा यहां पे शीशे में, ऐसी बनेगा मेरे भाई, बोलो। तो आपसे पूछा यहां पर टावर की हाइट, बाकी सब कुछ दिया, आपसे टावर की हाइट पूछा, ये क्लियर है? तो ये थोड़ा सा फिजिक्स का सीन है कि भाई यहां से एक किरण आएगी मेरे दोस्तों, ऐसे सूरज की किरण, वो शीशे में जब टकराएगी फिर रिफ्लेक्ट होकर आदमी की आंखों पे जाएगी और इस तरीके से वो दिखाई देगा मेरे भाई, टावर के टॉप का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देगा। समझ में आया मेरे भाइयों? अब ये बताओ कितने बच्चे ऐसे जो इस डायग्राम को समझ पाए? सबसे पहले तो डायग्राम ही समझना जो है इसका एक खेल है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं 12th में तो पूरा एक चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें ये सब चीज सिखाई जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैथ्स साइंस पढ़ने वालों को थोड़ी सुविधा है, आर्ट साइड वाले बच्चों को नहीं समझ आएगा, मेहनत करेंगे तो सब बच्चा समझ सकता है। फिर से मैं बताता हूं कि भाई ये सड़क है, एक सड़क है, तो बोला एक शीशा रखा गया है ग्राउंड पे फेसिंग अपवर्ड, जिसका मुंह ऊपर की तरफ है, यानी कि ये शीशा यहां पे पड़ा हुआ है ऐसे, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, शीशे का जो प्लेन हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ है। अब ये एक टावर है, टावर, दिस इज द टावर, ये मिरर से 105 मीटर की दूरी पर है, मिरर से 105 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब यहां मेरे दोस्तों एक आदमी खड़ा हुआ है जो 1.5 मीटर हाइट का है, और ये आदमी इस मिरर से 0.5 मीटर की दूरी पर है। अब यहां से मेरे दोस्तों एक किरण आएगी ऐसे, वो मिरर से टकराएगी, फिर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आदमी की आंखों पर पहुंचेगी, तो आदमी को इस मिरर में क्या दिखाई देगा, टावर के टॉप का इमेज दिखाई देगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये जो दोनों कोण बनेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हमेशा बराबर बनेंगे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? आप जीएस भी जब पढ़ोगे, फिजिक्स भी, तो आपको आपके टीचर्स भी पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों। कैसे? कि जैसे अगर एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है जिसमें हमने यहां इस तरीके से पॉलिश कर दी है पीछे, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। तो आपको पता है जब इस पे कोई लाइट की रे आती है, जब कोई किरण आती है मेरे दोस्तों, जब कोई लाइट की रे आती है, ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल, ये है मेरे दोस्तों वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो जब कोई लाइट की किरण मेरे दोस्तों इससे टकराती है, तो जिस एंगल पे टकराएगी, जिस एंगल पे टकराते, सपोज ये थीटा एंगल पे टकराती है, तो ये लाइट की किरण जो है मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाएगी, लाइट की जो किरण है मिरर से टकराने के बाद वापस चली जाएगी। तो मेरे दोस्तों ये इसी थीटा एंगल से वापस जाती है, ये मेरे दोस्तों नियम कहलाता है। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये एंगल आई है, आई से टकराते, तो जब ये वापस जाएगी तो वापस जाने पर ये जो किरण एंगल बनेगा, एंगल आर, ये बराबर होगा, एंगल आई और एंगल आर बराबर होगा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी इसे, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं शायद। ये दोनों कोण बराबर होंगे, एंगल आई एंगल आर बराबर होगा। ठीक है भाई, समझ में आया? परावर्तन का नियम, हां ठीक है मेरे दोस्तों। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना मेरे भाई, गौर से देखो, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई? टोटल 90 है भाई, टोटल 90 है, 90 में से ये दोनों तो बराबर है, थीटा थीटा, ये थीटा थीटा बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर बचे। 90 में से आई घटा दो, 90 माइनस आई, 90 माइनस आर, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, ये दोनों कोण भी इक्वल हो जाएंगे भाई। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं थीटा थीटा, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, ये बचा 90 माइनस थीटा, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर होंगे।
तो यहां पर भी तो यही कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये किरण आई यहां टकराई, ये थीटा थीटा बराबर होना चाहिए कि नहीं, और ये दोनों ही राइट एंगल होंगे। भाई टावर जो है सड़क पे सीधा खड़ा करा जाता है 90 डिग्री के कोण पर, आदमी सीधा खड़ा होता है बेटा 90 डिग्री के कोण पर, तो दोनों राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं एक दूसरे के सिमिलर, 90 थीटा तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, है भाई तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर है बेटा, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं, जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अगर ये सिमिलर हैं तो जो रेशियो इसमें फॉलो होगा वही रेशियो यहां फॉलो होगा। देखो यहां 0.5 से 1.5 मीटर 3 गुना हो रहा है, 3 गुना, तो सेम टू सेम यहां भी होना चाहिए, ये भी 105 का 3 गुना होगा, ये भी 105 का 3 गुना होगा, 315 मीटर। तो टावर की जो हाइट है 315 मीटर है, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। बात आई समझ में? सवाल सेत्सल के पेपर में डाल दिया है, और ये वो सवाल है जिसे 15% से भी कम बच्चों ने पेपर में ठीक किया था। ओके समझो। कैसा लगा ये सवाल आपको, क्वालिटी क्वेश्चन लगा कि नहीं? आप बहुत लकी हो कि आपको ये सब सवाल क्लास में डिस्कस करने को मिलते हैं, वरना कब बैच खत्म हो जाता है, कब टीचर चैप्टर निपटा देता है, बच्चों को कभी पता ही नहीं लगता कि ऐसा सवाल आया भी था, स्किप कर देते हैं। बहुत अच्छी आर्ट है स्किपिंग वाली, कि जो चीज को समझाने में, अब देखो मुझे एक सवाल को समझाने में 10 मिनट लगा, एक सवाल को समझाने में, पहले डायग्राम बनाना, फिर ये फिजिक्स का नियम समझाना, फिर कैलकुलेशन करना, एक लंबा काम है। तो टीचर्स सोचते हैं कि भाई, हालांकि टीचर्स की भी गलती नहीं है, बच्चे इतना पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे इतनी मेहनत करना नहीं चाहते, बहुत कम बच्चे हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन मैं गधों पे भी ध्यान देना चाहता हूं, और मैं क्रीम बच्चे पे भी ध्यान देना चाहता हूं। ठीक है जी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। यस सचिन कुमार गेट, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय। सर अयोध्या में बादल ऐसे गरज रहे हैं जैसे आप क्लास में डांटते हैं, अच्छा बादल बरस गरज रहे हैं क्या? थैंक यू भाई, बाय।